हमें एक बात आपको बतानी थी कि जैसे सुरक्षा की बात होती है तो इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है। आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, जैसे हमारे ऑफिसर ने बताया कि हम आंतरिक सुरक्षा करते हैं, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। तो आप लोग सबसे पहले लिखिए आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा में सबसे पहली सुरक्षा है इकोनॉमिक, आर्थिक सुरक्षा। देश में कोई भी तकलीफ आती है, संकट आते हैं, वार होती है, फ्लड स्कैरसिटी आती है, कम्युनल वायलेंस होते हैं, स्ट्राइक होती है, तो सबसे पहले असर किस पर आता है? आर्थिक व्यवस्था पर आता है। तो सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा करना है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। इसके बाद फूड, आर्थिक सुरक्षा हम लोगों की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही हमारे कंट्री को प्रोग्रेस बनाती है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हम अच्छी से अच्छी अपनी सेना बना सकते हैं, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का हम इनोवेशन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हम अच्छे अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, और ये जो भी देश की प्रोग्रेस होती है उसका बेस इकोनॉमी होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है। तो इसलिए हमें अपने पैसे को न तो बिगाड़ना चाहिए और न ही उसे बर्बाद करना चाहिए। आप लोग होशियार बच्चे हैं कि होशियार समझदार नहीं हैं? सभी लोग होशियार हैं। आप लोग दूध पीते हैं? दूध कितने रुपए लीटर आता है? 40, 50, 60? 50 रुपये आता है, 60 रुपये? अच्छा चलो ओके। आप लोग कोको कोला भी पीते हैं? वो कितने रुपए लीटर आता है? वो कितने का आता है? एक बॉटल कितने रुपए की आती है? 200 ग्राम की, 200 ml की। हम तो पीते नहीं, मुझे खबर नहीं है, लेकिन आप उसका कैलकुलेट करो तो दूध से ज़्यादा कीमती होगा। अब बताओ, कोको कोला पीने से आपको आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है कि दूध पीने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? आप लोग चॉकलेट खाते हैं? अभी अपने बर्थडे पे चॉकलेट बांटते हैं। एक चॉकलेट कितने रुपए का आता है? 5 रुपए का? अच्छा चलो, कोई 5 का बता रहे हैं, कोई 10 का बता रहे हैं। तो अगर 5 रुपए की भी चॉकलेट है, कितने ग्राम की चॉकलेट होती होगी? अगर आप चॉकलेट को कैलकुलेट करो तो बादाम से महंगी होगी। तो अब बताओ, बादाम खाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कि चॉकलेट खाने से मजबूत होगी? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आप चाहते हैं कि आपका देश समृद्ध हो, तो आपको अपने देश की जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और जो नेचुरल फूड है उसे खाने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपकी कंट्री की इकोनॉमी में भी प्रोग्रेस करने में सहायता आएगी। दूसरा, आपको अभी से ये सोचना चाहिए कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े।
तो आप जितने घंटे पढ़ाई करते हैं उससे 1 घंटे आप कुछ ऐसा काम करें जो आपको स्वावलंबन बनने की तरफ शिक्षा देती हो। आप किसे कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। आप 1 घंटा कहीं जॉब करिए, 1 घंटा कुछ ऐसी चीज़ बनाइए जो समाज मार्केट में बिक सके। आप कुछ कोशिश करिए, ट्रेनिंग करिए और ये कोशिश करिए कि हमें अपने माता पिता से कपड़े लेने ना पड़े, हमें खर्च ना लेना पड़े, हम अपना खर्च स्वयं वहन कर सकें। अगर आपकी खुशी किसी के मोहताज है तो यकीन जान लेना दुख आसपास है। आप लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, इसके लिए होटल में पार्टी देते होंगे। उससे क्या बेनिफिट होता है? जिन लोगों को आप बुलाकर खिलाते हैं अपने दोस्तों को, वो कोई भूखे नंगे तो है नहीं। वो अगर खाएं या न खाएं तो क्या फ़र्क है? आप उस साथी को खिलाइए जिसे खाने की आवश्यकता है। हमारे देश में एक बहुत बड़े अनुभवशील इंसान थे जिनका नाम था गंगापुत्र भीष्म। उन्होंने महाभारत में उपदेश दिया कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। जैसे रेगिस्तान में हुई बारिश अत्यंत प्रसन्नता का कारण होती है, ठीक उसी प्रकार से भूखे को भोजन देना महान प्रसन्नता का कारण होता है। प्यारे बच्चों, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह चीज़ उसको देना वास्तव में वही सहयोग है, और जिसे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसे वो चीज़ देना उस सहयोग नहीं है, उसका दुरुपयोग करना है। तो आप दोस्त लोग अपने बर्थडे पार्टी मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या है? वो पैसे को आप वेस्ट करते हो। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो होटल में खाना खाने जाते हैं? आजकल और लड़कियां ज़्यादा जाती हैं। आजकल ये फैशन बना है कि संडे सैटरडे को चलो होटल में। अब आप जो होटल में खाना खाते हो, अगर उस खाना को अपने घर में आप अपने माँ से कहो कि हमें ये चीज़ खाना है, बनाना है, तो अगर वो 200, 500, 1000 रुपये का खाना आपको घर में 100 रुपये में, 150 रुपये में, 200 में बन जाएगा। अगर 200 चीज़ का भोजन अगर आप 1000 में खाते हो तो आप समझदार हो या मूर्ख हो? और इसे इकोनॉमी को आप बर्बाद कर रहे हो कि उसे बचा रहे हो? तो आपकी, अगर आप चाहते हैं देश की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, तो सबसे पहले आप अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करो। आप लोगों को पॉकेट खर्च कितना मिलता है? कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? अच्छा, अब हम ये नहीं जानना चाहते कि आपको कितना मिलता है। किसी को 50 मिलता होगा, किसी को 10 मिलता होगा, जैसी जिसकी क्षमता है। लेकिन आज से एक नियम बनाओ कि जितना पॉकेट खर्च मिलता है उसमें 1 रुपये हमें सेव करना है। कितना बचा के रखोगे? महीने में कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा। और वर्ष में कितना हो जाएगा? 360 रुपये हो जाएगा। और अगली साल जब दूसरे क्लास में जाओ तो अपने ऐसे साथी को 360 रुपये की पुस्तक गिफ्ट करो अपने बर्थडे पर जो वो खरीद नहीं पाता हो। तो बोलो, इससे आपका विद्या का दान होगा और दूसरे आदमी का ज्ञान बढ़ेगा। ये है आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आपकी जहाँ पर ये नहीं कि आप पूरे देश में क्या हो रहा है, बहुत से करप्शन भ्रष्टाचार हो रहे, हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने जीवन से शुरुआत तो कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग उपदेश देते हैं
कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट कहा करते थे, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप कुछ काम करके देखिए। आपको एलिगेशन लगाने का, आपको क्रिटिसाइज करने का कोई राइट्स नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपने आप से शुरुआत करिए। और आपको जैसे अभी देखिए, सुबह रिजवान भाई कह रहे थे कि अगर आपके पास एक रोटी है तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा किसी दूसरे के मुख में डालने की कोशिश करो। जरूरी नहीं मेरे पास दुनिया की दौलत है। तो सबसे पहले किसकी सुरक्षा करेंगे आप? आर्थिक सुरक्षा। किसकी सुरक्षा करेंगे? आप लोग अपने कपड़े को, आज आप कोई लोग न जाने क्या क्या पहनते हैं, सबका काम अपने हिसाब से है, लेकिन आप उससे थोड़े से खर्च आप कम कर लेंगे, अपनी पॉकेट खर्च को कम रखेंगे, तो दूसरे की बहुत सी अच्छी सहायता आप कर सकते हैं और देश की इकोनॉमी को सेव कर सकते हैं। इसके बाद में फूड सिक्योरिटी। आप खाना खाते हैं, फेंक देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप जर्मन देश में जाइए, वहाँ पर भोजन को वेस्ट करना सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। उसे सोशल सिक्योरिटी के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। आप वहाँ थाली में खाना नहीं छोड़ सकते होटल में। आप अपनी प्लेट में, डिश में जो खाते हैं, वो आप फूड को छोड़कर वापस उठ नहीं सकते। सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, कितने लोग हैं देश में खा नहीं सकते और आप जो उसको मिल रहा है आप उसे वेस्ट करते हैं। तो फूड की सिक्योरिटी आपको देखना होगा। इसके बाद में हेल्थ की सिक्योरिटी। अपने शरीर का आपको ख्याल रखना चाहिए। 460 BC में फादर ऑफ मेडिकल हिप्पोक्रेट्स ने, मैंने बताया था आपको, जिन्होंने एलोपैथ दवा का आविष्कार किया था, और दुनिया में जितने भी MBBS डॉक्टर बनते हैं वो हिप्पोक्रेट्स की नाम का शपथ लेकर के उनसे, उनके नाम का ओथ लेते हैं कि हम सोसाइटी में सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे। उस हिप्पोक्रेट्स के सेंटेंस हैं कि जो व्यक्ति व्यायाम, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालता, उसे डॉक्टर के लिए समय निकालना पड़ता है। तो आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए। आपको कितने प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स हमारे बॉडी को चाहिए, इसका हमें केयर करना चाहिए। आजकल जैसे सप्लीमेंट लोग लेते हैं अलग अलग, मेरी जो समझ है कि सप्लीमेंट की अपेक्षा आपको ऐसे नेचुरल डाइट लें जिसमें सब चीज़ आपको मिल सके और उसकी आवश्यकता की पूर्ति आपकी हो सके। कुदरत ने अनेकों प्रकार के फल फ्रूट्स बनाए हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि ये सब डाइट बहुत महंगी है, लेकिन जो आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कोक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चिप्स खाते हैं, इन सब से सस्ते फूड में आपको सारे चीज़, आपकी लायबिलिटी पूरी हो सकती है। तो आप ये समझ में आया, अपने हेल्थ की सुरक्षा रखेंगे। और हेल्थ की सुरक्षा के लिए शरीर में रोग आने के 3 कारण होते हैं। जो शरीर में बीमारी, डिसीज आती है, आप नोट करिए, 3 कारण से लोग बीमार पड़ते हैं। नंबर 1, पोल्यूटेड फूड, जैसे आप केमिकल आदि के लेते हैं। दूसरा, पोल्यूटेड वाटर, और तीसरा पोल्यूटेड एयर। जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, जो आप वाटर पीते हैं और जो आप फूड लेते हैं, इनके माध्यम से हमारे बॉडी में
हार्मफुल मटेरियल जमा होते हैं जिसे आप विजातीय तत्व कहते हैं, और वही रीजन है डिसीज को जमा करने का। और इसको निकालने के 4 रास्ते हैं। पहली बात तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको फ्रेश यूरिन आनी चाहिए। और तीसरी बात, आपके माउथ से स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर आपके मुख से स्मेल आती है तो समथिंग रॉन्ग। और चौथी बात, आपको इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो पूरी बॉडी से स्वेटिंग हो सके, पूरे शरीर से पसीना निकलना चाहिए। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बीमारी से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो आप देखिए हेल्थ की सिक्योरिटी। और इसके बाद में चौथा है एजुकेशन, शिक्षा। हर आदमी को लिखने का, पढ़ने का फंडामेंटल राइट्स है। ये हमारी गवर्नमेंट ने ये सबको राइट्स दिया है कि सबको कम से कम स्कूल एजुकेशन फ्री में होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़िए। और हर जगह आपको प्राइमरी एजुकेशन से लेकर स्कूल एजुकेशन तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति वंचित रहता, आपके सोसाइटी में, आपके पड़ोस में, आपके घर में काम करने वाले मेड के बच्चे हैं, तो मैंने क्या आपको समझाया था? ईच वन गुड। आपको याद है? आप ये संकल्प ले लो कि मैं अपने बर्थडे पार्टी की खर्च बचाकर, अपने दोस्तों की पार्टी को पैसे बचाकर, अपने कपड़े में से थोड़ा सस्ता कपड़ा पहनकर जो पैसे मैं सेविंग करूंगा वो किसी अपने दूसरे साथी को एजुकेशन देने के काम में लगाऊंगा। और जब ये भावना आपके दिल में पैदा होगी तो हमारे देश में कोई इलिटरेट नहीं रहेगा और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक थे बहुत दुनिया के नोबल मैन, उनका एक बेटा था। वो स्कॉटलैंड में एक मड में गिर गया, गड्ढे में गिर गया, कीचड़ में फंस गया। वह निकल नहीं पा रहा था। तो स्कॉटिश फार्मर ने अपने खेत में काम करते हुए देखा कि एक बालक इस कुएं में गिर गया है, फंस गया है गड्ढे में और वो निकल नहीं पा रहा। उसने जाकर के अपने इंस्ट्रूमेंट से मेहनत करके उस बच्चे को गड्ढे में से निकाला और बचा करके ले आया और उसे फ्रेश कपड़े पहनाकर उसे वापस भेज दिया। दूसरे दिन उस फार्मर ने देखा कि उस समय कार नहीं होती थी, कोई बाइसिकल या साइकिल नहीं होते थे, कोई अलग अलग साधन नहीं थे। एक घोड़े गाड़ी से कोई नोबल मैन उसके घर आए और उस फार्मर से कहा कि आपने कल मेरे बेटे की लाइफ बचाई थी। और वो ब्रिटेन के लॉर्ड मेंबर थे। उस लॉर्ड मेंबर की ड्रेस आदि देखकर कहा कि आपने हमारे बेटे को बचाया है। फार्मर ने उसका वेलकम किया, उनके ड्रेस आदि को देखकर कहा मैं आपको कुछ इसके बदले में पुरस्कार देना चाहते हैं। तो फार्मर ने कहा नहीं, हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। उसने कहा इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, तो उसे हमें हेल्प करना चाहिए और हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, हमें इसके बदले में कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। जब फार्मर ने मना कर दिया
तो उनका फार्मर का एक बेटा उसके साथ खड़ा था। उसने कहा ठीक है, आप कोई पुरस्कार नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपका बेटा है, क्या मैं इसको अच्छा एजुकेशन दिला सकता हूं? आप इसकी परमिशन दे दें, मैं इसको अपने बेटे की तरह रखूंगा और इसको अच्छी एजुकेशन दिलाकर आपको सौंप दूंगा। उस नोबल मैन का नाम था रोनाल्ड चर्चिल और उसके बेटे हुए विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, जो गड्ढे में गिर गए थे। और जिस बालक को उन्होंने पढ़ाया, वो लंदन स्कूल में उन्होंने एडमिशन दिलाया, उस बालक का नाम था फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने आगे चलकर पेनिसिलिन का आविष्कार किया और काफ़ी कुछ मेडिसिन का आविष्कार किया। तो आप देखिए कि उसके रोनाल्ड चर्चिल के बेटे को गड्ढे से फार्मर ने निकाला, उसके बेटे को अच्छा एजुकेशन दिलाया और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। और जब रोनाल्ड चर्चिल बीमार हुए तो उसी के पेनिसिलिन से ठीक हुए। तो जो आप किसी की मदद करते हैं वो घूम फिर करके आपके पास आ जाता है और वो आपके भले के लिए काम करता है। तो इसलिए आपका जो किया हुआ मदद होता है वो कभी बच्चों व्यर्थ नहीं जाता है। तो आपको इकोनॉमी, फूड और हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए आपको काम करना चाहिए। एजुकेशन, इसके बाद में सोशल सिक्योरिटी। आपके समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन अभी हमारी सरकार ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। वो कानूनन अपराध है, लेकिन कहीं भी आपके पास पड़ोस में ऐसा है तो आप उसे स्वीकार ना करें। हर आदमी को जो भी प्रकृति की चीज़ है, एयर, वाटर, सनलाइट, अर्थ, ये सबको अधिकार है रहने के लिए। हमें किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहिए। आप देखिए, आप लोगों ने महात्मा गांधी जी का नाम सुना है? गांधी जी के विषय में एक बड़ी फेमस स्टोरी है। वो साबरमती के पास में अपने आश्रम में थे और उनसे कुछ आवश्यक बात करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल वो सुबह सुबह उनके पास पहुंच गए। वो दातुन कर रहे थे, उस समय ब्रश नहीं था, और दातुन करते करते बात कर रहे थे। फिर उन्होंने मुंह धोना शुरू किया, इनकी बात होनी शुरू हुई। पानी सारा उनके पास जो था वो खत्म हो गया। तो गांधी जी ने कहा ये तो गलत हो गया। तो जवाहरलाल जी ने कहा बापू क्या हुआ? कहा मैं बात करते करते मुंह धोता गया, भूल गया, मुख में मैंने कुल्ला किया नहीं, पानी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा मैं एक बाल्टी पानी नदी में से भर लाता हूँ। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हमारे हिस्से में पानी सिर्फ एक बकेट थी। इस महान जल राशि पर असंख्य प्राणियों का, असंख्य मनुष्यों का, असंख्य पक्षियों का अधिकार है। हमारे हिस्से में जितना अधिकार था मैंने ले लिया। अगर मैं दोबारा लूँगा तो ये इनजस्टिस, अन्याय होगा। इसलिए आज मैं उपवास करूँगा, इसका प्रायश्चित करूँगा और कल मैं उस पानी को यूज़ करके फिर अपने आप को ठीक रखूँगा। तो ये है आपकी सोच, और ये केवल भाषणों में नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, यह जीवन में होना चाहिए। हम गांधी को याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जीकर बताने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इससे कुछ सीखेंगे। वाटर की सिक्योरिटी, आप देखिए एक एक बूंद पानी कम है, पानी की कीमत है।
अभी हमारे बीच में जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा वाटर कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन उसके प्लेस बदल जाते हैं। अगर 400 फीट पानी आपने ज़मीन से निकाल लिया तो गंगा जैसी नदी भी बहनी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आप उसको ठीक रखने का प्रयास करिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी में कितने पॉइंट हो गए? इकोनॉमिक, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, वाटर, ये बात हो गई। अब आप लिखिए फिजिकल फिटनेस। आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ये भी आंतरिक सुरक्षा है। अगर आपके देश के नागरिक का जीवन अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो यह आप देश को मजबूत नहीं कर पाएंगे। और मेंटली रोबस्टनेस, मानसिक दृढ़ता, फिजिकली फिटनेस, मेंटली रोबस्टनेस, शारीरिक सक्षमता और मानसिक दृढ़ता, आपके मन मजबूत होने चाहिए, आपका डिसीजन पावर अच्छा होना चाहिए, आपकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई स्ट्रेस, कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई घबराहट ये नहीं होना चाहिए। आप सही फैसले कर सकें और सही समझ ला सकें। इसके बाद आप लिखिए फ्रीडम ऑफ थॉट्स, चिंतन की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, गतिशीलता की आज़ादी, आपकी ये आंतरिक सुरक्षा के पार्ट हैं। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, एंड नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, देश में लेह से लेकर लक्षद्वीप तक और ईटानगर से लेकर गंगानगर तक जितने भी सिटीजन हैं, हम सब भारतीय हैं, एक देश के निवासी हैं। नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, हमारी नेशनल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, आइडियोलॉजिकल यूनिटी एंड सोशल यूनिटी एक जैसी हो। अभी आप देखिए, रात को तमिलनाडु के बच्चे डांस कर रहे थे, आपको अच्छा लगा था या नहीं लगा था? एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका रिस्पेक्ट करिए। अभी झारखंड के बच्चे कल्चरल प्रोग्राम कर रहे थे, उनको अच्छा लगा था नहीं लगा था? आपको अच्छा लगा था? गुजरात के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए थे, आपको अच्छा लगा था सबको? तो आप पूरा ये देश एक है। जो इस देश में मिसगाइड करते हैं कि ये देश अलग अलग प्रांतों में बटा है, अलग अलग संस्कृतियों में बटा है, यह उनको देश के लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। हम भले ही हमारी अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग हमारी पूजा पद्धति है, लेकिन हम दिल और दिमाग से एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय और एक संस्कृति के पुजारी हैं। यह हमारी कल्चर है। तमिलनाडु में पैदा हुआ इंसान वह काशी विश्वनाथ में जाता है और काशी विश्वनाथ के एरिए का पैदा हुआ इंसान वो द्वारिका में आता है और द्वारिका के एरिए का पैदा हुआ इंसान रामेश्वरम जल चढ़ाने जाता है। हमारी भाषा अलग है, हमारे फूड अलग है, लेकिन हमारी कल्चरल यूनिटी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसके लिए आप वाक्य नोट कर लो। लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ मिलकर रहना सीखो। लर्निंग टू वर्क टुगेदर, साथ मिलकर काम करना सीखो। लर्निंग टू प्रोग्रेस टुगेदर, और साथ मिलकर के प्रगति करना सीखो। तो ये से नेशनल यूनिटी आएगी। साथ मिलकर रहना सीखो। अभी ये देखिए, लद्दाख से हमारे
गुरुजी संत लोग आए हैं, मॉन्क हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है महाराज जी यहाँ पर? आप इधर आओ, जरा सामने बच्चे आपको देख सकें। दोनों लोग दौड़ कर आए, दौड़ के आओ, दौड़ के। ये देखिए, लद्दाख से रिलीजियस स्पिरिचुअल, इधर आइए, हम यहाँ खड़े रहिए। स्पिरिचुअल वहाँ के गुरु हैं, मॉन्क हैं, बौद्धिज्म में विश्वास करते हैं। आप यहाँ हैं, आपके साथ कोई भेदभाव लग रहा? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, कोई लग रहा है आपको यहाँ पे? हमें कुछ ऐसा भेदभाव नहीं लग रहा है। हमें बहुत यहाँ पे आप यहाँ खुश हैं, हैप्पी हैं? हैप्पी है जी, बहुत आपको अपने घर जैसा लग रहा, नहीं लग रहा? और लग रहा है जी। आपको लेह में यहाँ में कुछ फर्क दिखाई पड़ रहा? नहीं नहीं जी। आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है? नहीं है जी। सारे स्टेट के बच्चे आपसे मिलते हैं? हाँ जी जी। बताओ अब ये है हिंदुस्तान या नहीं है? अब इसको बांटने की लोग कोशिश करते हैं। बौद्ध अलग हैं, जैन अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। ये उनकी मानसिक दिवालियेपन है। अभी देखिए, अभी यहाँ रिजवान भाई आए थे, शहनाज बाबी आई थी, मुस्लिम थी। उनसे साथ कोई भेदभाव किया गया? तो हम सब लोग भारतीय हैं, ये हमारा देश है और हम देश के नागरिक हैं। हम सभी का मिलकर सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं और सभी की भावना का इज्जत करते हैं। बैठिए महाराज जी। तो ये है प्यारे बच्चों, नेशनल यूनिटी का एक प्लेटफॉर्म। तो आप ये सोचिए, इसके आगे आप लिखिए रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान। राष्ट्रीय झंडा देखा आप लोगों ने? जब झंडा, फ्लैग को देखकर आपका सर ऊंचा होता नहीं होता? नेशनल फ्लैग। रिस्पेक्ट ऑफ एंथम, राष्ट्रीय गीत का सम्मान। जब यहाँ राष्ट्रीय गीत होता है तो अटेंशन खड़ा रहना चाहिए, उस समय कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इधर उधर चलना देखना नहीं। ये राष्ट्रगान है, हमारे देश के गौरव का प्रतीक है, इसलिए हमारे रोम रोम खड़े होने चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल लीडर, राष्ट्रीय नेतृत्व का हमें सम्मान करना चाहिए। हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के विषय में कमेंट्स करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर अपने प्रेसिडेंट के लिए कमेंट्स करते हैं। अरे वो कुछ भी हों, जैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों, जो भी हैं, लेकिन आज वो हमारे लीडर हैं। हमारे 125 करोड़ भारत वर्ष के वो लीडर हैं, हमें लीड कर रहे हैं। और हमें अपने लीडर को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमें अपने लीडर को शक्ति देना चाहिए। और जिस देश का लीडर शक्तिशाली होता है वह देश अच्छे रास्ते पर चलता है। तो हमें अपने लीडर का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। हम नहीं कहते वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो भी है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हैं, वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर हैं, तो हमारे लीडर हैं। रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल लीडर, हमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कुर्सी का गरिमा रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद हिस्ट्री, हमें अपने इतिहास को देखना चाहिए। कल्चर, कल्चर तो आप समझते हैं, संस्कृति। स्क्रिप्चर, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं। कल्चरल हेरिटेज, हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है। लैंग्वेज, नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति, जैसे ट्रेन है, गवर्नमेंट बस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, रोड है, हाईवे हैं, ये सब हमारी नेशनल प्रॉपर्टी हैं, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और रिस्पेक्ट टू अदर्स, एक दूसरे का भी सम्मान करना चाहिए। ये सब है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। आप आंतरिक सुरक्षा के विषय में समझे या नहीं समझे अभी? अब आप लिखिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहरी सुरक्षा क्या है? नंबर 1 बॉर्डर,
देश की सीमाएं, जो हमारी देश की सीमाएं हैं वो हमारी बाहरी सुरक्षा है। दूसरा ड्रग्स, दूसरे देश से दूसरे देश, हमारे देश में जो ड्रग्स आते हैं, स्मैक है, हीरोइन है, कोकीन है, हशीश है, ये सब चीज़ से देश की रक्षा करना। काउंटरफीट करेंसी, नकली नोट, वायरस, अलग अलग बीमारी के जो वायरस आते हैं, जैसे आप देखिए ना, ये पक्षियों के द्वारा स्वाइन फ्लू आती हैं और सब आती हैं, वायरस आते हैं। ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेंट, आर्म्स स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सारी सब हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये बाहरी सुरक्षा हैं। और ये सब आपको बताने का तात्पर्य क्या मेरा है, मैंने एक सेंटेंस बताया था पुलिस के विषय में। प्रत्येक नागरिक पुलिसमैन है, चाहे उसके पास यूनिफॉर्म है या नहीं है।